आजादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के तौर पर पूरे देश ने सेलिब्रेट किया और फिर साल 2023 ने मुल्क की तरक्की को एक नई रफ्तार, नए मंसूबे और नए कानून भी दिए। गुज़िश्ता साल को नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत की जानिब से कई पुराने कवानीन में तरामीम के लिए भी याद रखा जाएगा। पार्लिमानी उमूर की वजारत के मुताबिक साल 2023 के दौरान पार्लियामेंट में 49 बिल पेश किए गए, जिनमें से ज्यादातर को पास किया गया और मुल्क की सदर जमहूरिया ने उन्हें मंजूरी दी। इनमें किसी भी शख्स के डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन का कानून, टेलीकॉम बिल, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, जन विश्वास बिल, मीडिएशन, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों से जुड़े बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल और नारी शक्ति वंदन कानून भी शामिल है। इसके साथ ही मौजूदा हुकूमत ने पुराने फजूल और फरसूदा कवानीन को मनसूख करने का भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। सन 2014 से 2023 तक कुल 1562 पुराने और गैर जरूरी कानून मनसूख किए जा चुके हैं। दिसंबर में सरमाई इजलास के दौरान भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि ये कवानीन बहुत गौर करने के बाद तैयार किए गए हैं और मौजूदा फौजदारी कानून इंसाफ फराहम करने के बजाय सजा देने वाली नो आबादियाती जहनियत की अक्कासी करते हैं। आज की पेशकश में साल 2023 का जायजा लेते हुए अहम कानून साजी पर गुफ्तगू की जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाजरीन आदाब, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उन कवानीन की जिनकी वजह से साल 2023 को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यही वो साल था कि जब अंग्रेजों के बनाए हुए कवानीन को नए भारत की जरूरत के मुताबिक नई शक्ल दी गई। जी हाँ, क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स के साथ साथ वो कानून भी बनाए गए जिनके तहत मुल्क की आधी आबादी को रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा लोगों के डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को भी कानूनी जामा पहनाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और पोस्ट ऑफिस के कानून में भी तरामीम की गई। आज की इस पेशकश में साल 2023 के अहम कवानीन पर गुफ्तगू की जाएगी और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मोहतरमा जूही अरोड़ा साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं लॉ एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर अरविंद पी भानु जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले जूही अरोड़ा जी से जानना चाहूँगा, आप माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं। अगर हम कानून के नज़रिए से बात करें तो साल 2023 भारत के लिए, आने वाले वक्त के लिए कितना अहम रहा आपकी नज़र में, और वो कौन से कानून हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का, और आपके माध्यम से इन सब लोगों को अगर इस चीज़ की जानकारी मिल रही है तो अपने आप में ये बहुत ही सराहनीय है। जी, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि 2023 एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा, बहुत ही चुनौतीपूर्वक साल रहा, जिसमें कि कितने लॉज को हमने रिफॉर्म किया, चेंज किया, उसमें से हम आज चर्चा करेंगे। और उसमें से कुछ जो मुझे बहुत लगता है खास रहे हैं और इस वजह से कुछ बदलाव हम आने वाले सालों में देख सकते हैं, तो वो अपने आप में कहा जाता है कि जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं जो बदले गए, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, और साथ ही में मीडिएशन जो अपने आप में एक मध्यस्थता का जो बना है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एक अब प्रोसीजर बनेगा। हम आगे इस पे अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन सारे, और साथ ही में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है वो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, जो सबको पता है, और इस पे काफी चर्चा भी थी, इसमें काफी विवाद भी हुआ, लेकिन ये अल्टीमेटली हम उन सब औरतों के लिए बहुत अच्छा है कि एक एक्ट बना। और इसके अलावा मैं अरविंद जी हमारे साथ हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, एक लंबा तजुर्बा है आपका। आपसे भी जानना चाहूंगा, आपकी नजर में 2023 किन कवानीन की वजह से याद रखा जाएगा और वो देश की एक नई दिशा तय करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, जैसा कि मैं कहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे प्रोफेसर साहब ने ये क्लास में बताया कि भाई अगर पार्लियामेंट 365 दिन खुलता है तो वो कानून बनाएगा, तब भी देश के लिए रिक्वायरमेंट कानून की रहेगी। 2023 की जब बात करते हैं तो 1 जनवरी को अगर आप लेते हैं तो जो बिल की संख्या जो थी वो 229 थी, और 229 में ये देखा गया है कि दिसंबर तक
दो डेटा मिले जिसमें कि 49 मीन्स 49 लॉ बनाए गए, और कुछ में 30 की अखबारों ने भी कहा कि 30 लॉ बनाए गए। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट की अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा कि 49 बनाए गए। तब भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 20% के अराउंड कानून बनाए गए। 80% कानून अब भी वेटिंग में हैं कि वो 2024 की तरफ जाएंगे और उसमें वो बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिल रही है 2023 के लिए, वो ये है कि जो 3 कानून जिससे कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम चलता है, और वो बहुत बड़े बड़े पुराने कानून थे। 1860 में आपका इंडियन पीनल कोड आया था, उसी के दरमियान 1870-71 में जाकर के CRPC आया, और उसी दौरान इंडियन एविडेंस एक्ट भी पारित किया गया, और तब से वो चले आ रहे कानून 2023 में आकर के उन कानून में तब्दीली की गई है। हमारे जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उन्होंने कहा कि ये तो एक जो कॉलोनियल जहनियत थी उसको बयां करते थे वो कानून। तो आज मैं मैडम से भी जानना चाहूंगा कि मैडम, जब हमारे सामने अलग अलग तरह के क्राइम सामने आ रहे हैं, कि क्या वाकई आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि जिस तरह के क्राइम, क्या इंसाफ हासिल करने का और हमारा जो पूरा अदालती निजाम है, कानून है, उनमें भी तब्दीली आने की एक जरूरत थी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बहुत दौर से हम ये चीज देख रहे थे कि इसमें एक चेंज आना जरूरी है, क्योंकि अब की डेट में अगर आप देखें पुराने एक्ट्स को उठा के, तो जो वो बनाए गए हैं उनमें जो भी पनिशमेंट है, जो भी सजा की बात करी गई है, वो आगे के एक्ट्स में, मतलब आगे के सेक्शंस में दिया गया है। शुरू में उन्होंने वो सेक्शंस दे रखे जिनकी आज की डेट में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसमें देखें, जो अभी हमारी जो नया रिफॉर्म हुआ है, जो नया लॉ बना है, जो नया एक्ट है, वो ये कहता है कि जितनी भी जो समस्याएं हैं या जो भी पनिशमेंट्स हैं या जो क्राइम्स हैं, उनको पहले सेक्शंस में लिखा गया है। ये अपने आप में अमित शाह जी ने इस चीज को बोला गया है कि पहले के जब साल टाइम में जब ये लॉ बना था, तो उन लोगों को, जो लोगों की सोच थी, वो बाद में रखी गई थी। पर आज की डेट में हम देख रहे हैं लोगों को जो पनिशमेंट्स हैं या जो लोगों की क्राइम है किस तरह के, उनको पहले नजर से देखेंगे, इसलिए उन्होंने उसको पहले अब रखा है। और अब इसमें देखेंगे तो काफी सारे क्राइम सामने आए, काफी पनिशमेंट्स में रिफॉर्म हुआ है। अभी हमारे पास पहले सिर्फ 5 तरह की पनिशमेंट होती थी, अब इसमें 6ठी पनिशमेंट हमने कम्युनिटी सर्विस ऐड करी है। अब आप बोलेंगे कम्युनिटी सर्विस क्या है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं हमारे भारत में जेलों में जगह नहीं है लोगों को और भरने की। तो एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक कदम उठाया है इसको लेते हुए कि कम्युनिटी सर्विस की कुछ सजाएं ऐसी हैं जिनमें जरूरी नहीं आप जेल भेजे जाएं, उनमें बेटर है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में दिया जाए, उनसे कोई ऐसे काम कराए जाए जो उनको सुधारा जा सके, वो भी सुधरे और समाज का भी भला हो। करेक्ट। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा था और जो बहुत बेहतर कदम रखा गया है। फिर इसमें हिट एंड रन केस में अगर आप देखें, नेग्लिजेंस देखें, टेररिज्म को इसमें हमने ऐड किया। कहीं टेररिज्म पहले किसी उसमें टेररिज्म नाम की कोई शब्द का नहीं था, पर आज की डेट में अगर हम देखें जो भारत न्याय संहिता है वो अपने आप में टेररिज्म वर्ड इंक्लूड करता है, क्योंकि जिस तरह से ब्रीच हो रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी की ब्रीच हो रही है, इकोनॉमिक ब्रीच हो रही है, यहाँ तक कि जो काउंटर आपके जो कॉइन्स हैं या उन सब का भी अगर ब्रीच कर रहे हैं, इकोनॉमिक ब्रीच भी कर रहे हैं, इंटीग्रिटी सोवरेनिटी, वो सब इकट्ठा करके, यानी मसला तो अब इंटरनेशनल बन चुका है। अगर हम थ्रेट की और इसकी आतंकवाद की बात करें, लेकिन यहाँ एक शब्द में और जानना चाहूंगा अरविंद सर से कि जब हम बात करते हैं नए कवानीन की, तो इसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह शामिल कर देना, मैं इस पर चाहूंगा कि आप इसमें भी रोशनी डालें कि आखिर इसमें क्या फर्क है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान सकें इसके बारे में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं ये तीनों कानून की तब्दीली करने में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। पहले दृष्टिकोण चेंज किया गया है। दृष्टिकोण का मतलब है कि अब ये आजादी के दृष्टिकोण से इनको लाया गया है, पहले वो आजादी के दृष्टिकोण से नहीं थे। मतलब पहले एक हुकूमत करने वाले लोग और जो जिन पर हुकूमत की जा रही है उनके लिए वो कानून था, और अब जहां लोग हैं जिनकी हुकूमत है उन्हीं का कानून है। तो आप ये बात देख सकते हो कि जिस तरह से उनके टाइटल बनाए गए हैं, तो भारतीय दंड संहिता से लेकर के भारतीय न्याय संहिता को किया गया है, और दूसरा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा किया गया है जो कि एक प्रोसीजरल था, और तीसरे में साक्ष्य था। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्यूनेटिव दृष्टिकोण हमारे पहले वाले कानूनों में थे, अब वो न्याय की तरफ जाकर के रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेते हुए चल रहे हैं। अब जैसा कि आपने एक सवाल उठाया सेडिशन की, राजद्रोह और देशद्रोह की बात करने की बात कही, हालांकि इस पर अभी ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में यों का त्यों है,
उस पर उन्होंने नहीं कहा कि सेडिशन को आप डिलीट कर दो, लेकिन नए कानून में सेडिशन को उन्होंने डिलीट किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सेडिशन को डिलीट करके किसी को एक ऐसी आजादी मिल गई हो कि वो जो गवर्नमेंट पे हमला कर देगा या वो राजद्रोह कर देगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरे कानून उनकी जगह पर ला करके, लाइक ऑफेंस ऑफ टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और अदर जो कानून ला करके उनको वहां की वहां रोकथाम की गई है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि रोकथाम करने में दृष्टिकोण जो है वो एक आजादी वाला अप्रोच है, आजादी की दृष्टिकोण है। तो उस जगह पर वो लेकर के एक बात और मैं यानी आप जो कह रहे हैं मतलब स्वराज वाली जहां बात हम कहते हैं, इन कानून के अंदर हमें स्वराज नजर आता है। मैं एक बात यहां पर जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो स्टेट है, जो लॉफुल गवर्नमेंट है, अगर आप जूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जूरल पर्सन है और 3 जूरल पर्सन है। एक पर्सन है आपकी तरह से, मेरी तरह से, मुझे भी अपना डिफेम होने से खतरा है, तो मेरे लिए भी पुराने कानून में 499 सेक्शन था डिफेम करने कि आप डिफेम नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन था रेपुटेशन का। 153 में जाओ, कम्युनिटी को आप डिफेम नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी था। इसी तरह से 124 जो पुराने 124A जो आईपीसी में प्रोविजन दिया था, जिसको हम सेडिशन कहते थे, वो वर्चुअली वो जो कानून था वो स्टेट की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने, अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन अब जो कानून है वो एक पूरे निजाम को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी और भारत के हर नागरिक को इंसाफ दिलाने के लिए इसमें बात की गई है। मैडम से एक बात और जानना चाहूंगा, और खासतौर से हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, एक आम आदमी को अगर हम समझाने की बात करें तो इन तीनों कानून की कुछ ऐसी धाराएं, कुछ ऐसी बातें जो एक आम आदमी जान सके कि हाँ, इन कानून के बदलने से, इनमें तरमीम करने से उसका क्या फायदा हुआ है। देखिए, आम आदमी के लिए ही बना है ये मैं कहूँगी, जैसा कि आप सर ने भी बिल्कुल ठीक बोला कि अब दृष्टिकोण इसका बदल चुका है। आम आदमी के हिसाब से आज की डेट में जो अत्याचार जो महिलाओं पे हुए हैं, जो एक आम जिंदगी जी रही हैं, जिनको उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत कड़ी से कड़ी पाबंदियां लगाई है। और साथ ही में ये भी बोला गया है कि आपको अब अगर कोई FIR होती है तो उसको पर्टिकुलर उस टाइमलाइन के अंदर ही आपको चार्जशीट फाइल करनी है, और चार्जशीट फाइल करने के पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर ही आपको जजमेंट भी सुनाना है। जजेस के ऊपर भी कहीं इसी तरह से कि एक ये कदम बढ़ाया गया है जिसमें कि ये सुरक्षा करेगा उन चीजों का कि जो जनरली केस लिंगर ऑन होते थे, कि आज हमने केस फाइल का तारीख पे तारीख मिलती थी, अब आम नागरिक को उस चीज से मुक्त कराया जा सकता है। उस तरह से इस एक्ट को बनाया गया है, ये दिमाग में रखते हुए कि अगर कोई इंसान कोर्ट पहुंचा है या कोई इंसान की FIR दर्ज हुई है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी से जल्दी मिले। ये अपने आप में एक दृष्टिकोण रखा गया है। लेकिन आपने जो टाइम की बात की है कि इतने समय के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए, आप जुड़ी हुई हैं, आप बाकायदा आप वकील हैं, क्या अदालतों के लिए आसान होगा इस टाइम बाउंड के अंदर इन तमाम मसलों को हल कर देना, या जो भी कानून कहता है? देखिए, ऑब्वियसली मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चीज हम नहीं लेते हैं, परिवर्तन आता है तो अपने आप में वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर परिवर्तन आया है तो किसी अच्छे के लिए आया है, और ये सूनर और लेटर मुझे लगता नहीं है कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अगर एक्ट बना है तो उसको लागू तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप कैसे भी करें, चाहे हुक करे, चाहे वह क्रुक करे। जिसी तरह से हमें कोरोना ने हमें बहुत चीजें सिखा दी हैं, इस कोरोना काल में हमें बताया है कि हम घर बैठ के भी बाहर काम नहीं जाए बिना भी हम घर से काम कर पा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का जो एक रेवोल्यूशन आया है, जो हाइब्रिड मीटिंग्स का रेवोल्यूशन आया है, तो इसी तरीके से अब हम, मुझे लगता है, प्रिपेयर और बेटर हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। लेकिन जहां आपने बात कही टाइम की, तो अदालत के अंदर एक बात हम लोग सुना करते थे, तारीख पे तारीख, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के तहत, नई तब्दीलियों के तहत हुकूमत ने एक तारीख तय की है जहां तक जाकर के उसको इंसाफ दिलाने को यकीनी बनाने की बात की गई है। अरविंद साहब, जो मोड ऑफ क्राइम है बहुत सारे हमारे सामने आ रहे हैं, क्या उन मोड ऑफ क्राइम को देखते हुए, नए नए जुर्म के तरीकों को देखते हुए कानून के अंदर भी उनको परिभाषित करने की, उनको शामिल करने की कोशिश की गई? खासतौर से मैं देखता हूं जैसे मॉब लिंचिंग का इसमें जिक्र किया गया है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा जो अपराध आजकल देखने को मिल रहा था ना, कोई ग्रुप के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के नाम पर, पर्सनल बाइस पर, और लोग मिले और उन्होंने किलिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो मॉब लिंचिंग का जो प्रोविजन लाया गया वो बड़ा एक काबिल तारीफ प्रोविजन है जिसको लेकर के आए हैं। और उससे मुझे लगता है कि जो मॉब लिंचिंग जो एकदम फ्रीडम ले रहा था, क्योंकि वो जाकर के सेक्शन 300 में प्रोसिक्यूट होता था, ऐसी कंडीशन में इस तरह के क्राइम की जरूर रोकथाम होगी। लेकिन एक दूसरी बात आप ये भी देखने के लिए बात हो रही कि जहां मॉब लिंचिंग का किया है, लेकिन ऑनर किलिंग भी होती है।
और ऑनर किलिंग पर बहुत सारी रिसर्च हुई और ये बात भी कही जा रही है कि ऑनर किलिंग का एक सेपरेट प्रोविजन लाया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऑनर किलिंग की कोई बात देखने को नहीं मिली है। और उधर अगर आप देखते हैं उन दूसरी ओर जो अगर हम तब्दीलियों की बात करते हैं तो जो सेक्शन 309 था जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था उसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बराबर रखा है। बराबर कैसा रखा है कि जब कभी भी जो सरकारी अधिकारी थे, जो पब्लिक अथॉरिटी थी, वो काम नहीं करते थे तो लोग जो है सेल्फ इमोलेशन का या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का या जो आप धरना है या भूख हड़ताल मरने की नौबत तक करने की बात करते थे, उनको कंपेल करते थे। इसके लिए एक प्रोविजन नए कानून में देखने को मिला है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान, वहां भी सजा का प्रावधान कहा अभी कि कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड कर दिया गया है और पनिशमेंट के कॉलम में कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया है। बाकी में एक स्वागत के योग्य सरकार का स्टेप है कि अगर छोटे छोटे क्राइम्स हो रहे हैं तो उनमें सुधारवादी एंगल लेकर के चलना चाहिए, वो भी किया जाना चाहिए। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बराबर बनी हुई है लेकिन दूसरी जगह से दूसरी जगह ला करके रख दिया गया है। लेकिन जहां जुर्माने की बात आती है, जहां सजा की बात आती है, जी पहले इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी, जीरो एफआईआर का प्रावधान भी है कि अब उसको क्या है, आप बिना किसी जुरिस्डिक्शन नहीं देखेंगे। एक बड़ा मसला होता है जुरिस्डिक्शन का कि हमारे थाने में आता है कि नहीं, फलाने जो पढ़े लिखे लोग थे जो इस पे जजमेंट लगा सकते थे वो तो करा सकते थे, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं जीरो एफआईआर जैसी कोई चीज भी होती है। उसके साथ एक तो घटना हो गई और उसके बाद वो फिर एक के बाद एक थाने का चक्कर काट रहा है। कानून अब क्या कहता है? कानून ये कहता है आप कहीं पे भी अगर आप हैं, अगर आपके साथ कुछ भी घटित हुआ है कहीं और से, आप कहीं और जाके भी या जहां रहते हैं वहां से भी आप उसकी एफआईआर करा सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन का मसला यहां खत्म कर दिया गया है। अच्छा, जहां जुर्माने की बात होती है कि पहले के कानून में जो जुर्माने थे वो इतने नहीं थे। आज जैसे हम अगर हिट एंड रन की ही बात करें तो इसके अंदर कानून के अंदर चेंज की ऐसी क्या जरूरत थी और खासतौर से 10 साल तक की सजा लेके जाने की? मैं चाहूंगा आप उस पर रोशनी डालें कि वक्त का क्या तकाजा था। सही, इसमें ना दो तरीके से है। वो एक तरह से डंडा भी मारा है अगर इसमें पनिशमेंट बढ़ाई या इम्प्रिजनमेंट बढ़ाई, लेकिन एक तरफ से उन्हें यह भी सुधारने का भी मौका दिया कि अगर कोई ऐसे केसेस में ड्राइवर गलती से अगर किसी को लग जाती है, हिट करते, तो आप रन मत करें। आप उसको अगर आप हॉस्पिटल ले जाके उसको इलाज करा रहे हैं तो उसमें आपका सजा का प्रावधान कम हो जाएगा। तो लोग जहां डरते थे कि अरे इसका इलाज नहीं कराना, सजा तो होनी ही होनी है, तो ऐसे केसेस में उल्टा आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता है तो आप वहां से भागे ना, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन उसको इलाज कराएं तो हो सकता है आपकी सजा भी कम हो सके। और मेडिकल नेग्लिजेंस में भी इस पे बात करी गई है कि डॉक्टर्स को भी उस मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं लेकर आए, क्योंकि जो हिट एंड रन वाला केस है ट्रक ड्राइवर के थ्रू या जो मेडिकल नेग्लिजेंस है डॉक्टर, वो दोनों में अलग है। तो वहां और यहां में सजा में भी फर्क पड़ा है और डॉक्टर्स को भी आई थिंक एक आजादी है कि वो बिना डर के अपना काम ढंग से कर सके। बाकी कोशिश सबसे यही रहती है कि देखिए कोई किसी से घटना ना हो जाए। बाकी उस चीज के लिए तो इंसान के हाथ में नहीं है, बट ये क्योंकि ये लॉ ऐसा है, एक्ट ऐसा है जो सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको सुधारा जा सकता है। बहुत सारे केसेस आपने किए होंगे, कि आपको लगता है कि इस नए कानून से हिट एंड रन के मामलात में भी और जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनको बचाने में भी काफी मदद मिलेगी? सर, क्योंकि देखिए आज की डेट में सख्ती जरूरी है। हम लोगों को ये है, हम शुरू से इस चीज को मानते हैं और आज मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि अगर हम अपने पर सख्ती नहीं रखेंगे या हम अपने आसपास अपने घर में, अपने घर से बाहर लोगों में सख्ती नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। आज की डेट में आप सबको ओपन नहीं छोड़ सकते कि कुछ भी करो अपनी मर्जी का। आपके पास पूरा राइट है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एक डर होना जरूरी है कि अगर आप ये ढंग से नहीं चलाएंगे या आप अल्कोहल की कंज्यूम करके आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको अगर आप पे चलान नहीं होगा तो और इंसान बेफिक्र हो जाएगा। तो वो जरूरी है और आई थिंक उन्होंने वही दिमाग में रखते हुए ये चीज की है, इसको शामिल किया है। अरविंद जी, यहाँ एक और कानून के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। कोरोना के बाद बहुत तेजी से हमारे देश के लोग डिजिटल होते चले गए और सरकार ने भी इसकी एक पहल की, डिजिटल इंडिया की बात की गई और आज वाकई इंडिया काफी हद तक डिजिटल हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोगों का सबका डेटा होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको फिर प्रोटेक्ट करने की आवाज उठी और फिर एक कानून लाया गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कितना अहम है डेटा के प्रोटेक्शन के मामले में ये कानून? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया स्वामी के केस में और उसमें राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की बात कही
और उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पर्सनल, फिजिकल, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी की बात कही, और ये सभी तीनों प्राइवेसी डेटा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। अब आगे जाकर के बात ये होती है कि वर्चुअल आ गया, डिजिटल इंडिया भी आज के वो, तो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है, बायोमेट्रिक जरिए से ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइवेसी है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कानून लाया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का, ये कहीं बहुत ज्यादा अहम कानून है। जहां एक और ये कानून है और प्रोटेक्शन करने का, इस कानून के थ्रू पूरी तरह से सारी चीजें की गई हैं। बट एट द सेम टाइम आप समझ सकते हो, कोई भी अगर डेटा, आपके पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, जिसको अथॉरिटी दी गई है, वो कलेक्शन के लिए है, शेयर के लिए, स्टोर करने के लिए है। इस कानून में ये बात दी गई है, तीनों बातें दी गई हैं, आप कर रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी एयरटेल के पास में जाते हैं या किसी और जो सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क है, उसके पास जाते हैं, इमीडिएटली आपको वो इशू तो करेगा, लेकिन सारा का सारा वो स्टोर कर लेगा, और वो कहीं किसी तीसरे के साथ अगर वो शेयर करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अब आपके पास आनी बहुत जरूरी है। तो इसी बीच में अब अगर आप इस कानून को एक तरफ देखते हैं तो इसमें एक बात यह भी है कि ठीक है साहब, स्टोर करने के लिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते कि वो एजेंसी आपका स्टोर कर लेंगे, लेकिन आगे सेफ गार्ड इसमें कुछ मुझे कमजोर लग रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जो डेटा है वो डेटा ट्रांसफर फॉरेन कंट्री में भी प्रोविजंस दिए गए हैं कि फॉरेन कंट्री के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करते कि वो हो जाएंगे। लेकिन अगेन एक बात आ रही है कि क्या ये आज का जो पहला कानून है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ये पूरी तरह से सामर्थ्यवान रहेगा कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? ये एक बिल्कुल जरूरी बात है। लेकिन इसमें काफी हद तक जिसका डेटा है उसको अधिकार दिया गया है, क्योंकि उसकी मर्जी से वो डेटा जो है वो डिलीट भी किया जा सकता है। आगे जाकर के उसको एक बताना जो है वो भी लाजमी कर दिया गया है कंपनियों को, और अगर कहीं कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए एक सजा का इंतजाम भी हुकूमत ने रखा है कि भाई आप कंसेंट लीजिए, नोटिस दीजिएगा। लेकिन एक एक्सप्रेशन उसमें दिया गया है एक्ट में, वो लेजिटिमेट यूज के लिए नोटिस देने की या कंसेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेजिटिमेट यूज है वो भी एक बड़ा ही शब्द है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कहां पर कैसे है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर डेटा मिसयूज होने की भी संभावना रहेगी। तो सेफ गार्ड की तरफ हमें भी चिंतित होना पड़ेगा और सरकार को भी चिंतित होना पड़ेगा। और इन्हीं तमाम कवानीन पर गुफ्तगू जारी रहेगी। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद उन सवालों को भी शामिल करेंगे जो आज के इस पेशकश से मुताल्लिक हमसे पूछे गए हैं, और बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन पर भी। ब्रेक के बाद फिर आपसे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस पेशकश में खुसूसी इस्तकबाल है, और अब हम बात करेंगे उन सवालों पर भी जो अब तक हमसे पूछे गए हैं। अरविंद जी, बच्चों ने कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, उसमें वो जानना चाहते हैं कि जब नए कवानीन में रेप की बात की जाती है तो वाई नॉट जेंडर न्यूट्रलिटी? देखिए, इस पर 2013 में बर्मा कमेटी जो हुई उसने भी न्यूट्रलिटी की बात कही गई थी कि रेप न्यूट्रलिटी में होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने एक और भी कहा था मैरिटल रेप के लिए जी। लेकिन ये दोनों ही बातें ना तो 2013 में जब अमेंडमेंट किया गया वहां मंजूर किया गया, और ना अब भी मंजूर किया गया है। एक दूसरी बात और बताएं, आप जैसा कि जानते हैं कि सेक्शन 377 जो आईपीसी का था वो काफी विवाद में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जुडिशरी ने कहा कि भाई नहीं ठीक है, जो कंसेंसुअल है उसे हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं उस एक्ट को, बाकी को हम नहीं खत्म करते। लेकिन अभी आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इस नए कानून में 377 को एकदम से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि हटा देने का मसला यह हुआ क्योंकि अगर आईपीसी में आप देखते हैं तो इस 377 कानून का जो टाइटल था वो अननेचुरल ऑफेंस था जी। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि क्या अननेचुरल ऑफेंस नहीं होगा? मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं बहुत जल्दी से जी। मेरे पास में एक रिपोर्ट है कि जो 25 दिसंबर में 2023 में निकली अखबार में, और एक रायपुर के कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है हस्बैंड के लिए अंडर सेक्शन 377 जी, क्योंकि हस्बैंड ने उसको कंपेल किया। तो जहां एक और नया कानून औरतों के पक्ष में जाकर के उनको मजबूती देने की बात कर रहा है जी। तो 377 को डिलीट करने में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा
कि जो अननेचुरल सेक्स के लिए मैरिटल या घर में जो उसको फोर्स किया जा रहा है, उसके लिए वुमेन कहां जाकर के प्रोटेक्शन की मांग करेगी। यानी वहां भी देखा जाए तो अब उनके लिए एक रास्ते खुले हैं इंसाफ के। और अब मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा कि जहां जो सवाल है उसमें जानना चाहते हैं जूही जी कि क्या इन नए कवानीन में कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं नजर आता? सर देखिए, बहुत कहना आसान नहीं है इस बात पे कि आप कोई भी एक्ट ऐसा बनेगा जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी आसान नहीं कहना, और है भी नहीं। रीजन बीइंग कि अगर कोई एक्ट बनाया हुआ है वो तो इसी दृष्टिकोण से बनाया गया है कि लोगों के राइट्स को दिमाग में रखते हुए। आई थिंक इसीलिए सेडिशन लॉ पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कर्टेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेडिशन हटा के उसे राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया कि मतलब कोई भी चीज अगर आप देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो उस पे आप पे जुर्माना होगा या आप पे पनिशमेंट होगी। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के लॉ वो हटा रहे हैं तो ये देखते हुए हटा रहे हैं कि आपकी अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कटेल ना हो, वो वायलेट ना हो कहीं ना कहीं। तो ये कहना आसान नहीं है, और ना ही मैं इस चीज पे सहमति दूंगी कि आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे किसी भी तरीके से। सरकार की कोशिश यही होती है कि किसी के भी ना तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, ना तो उसके अधिकारों का हनन होना चाहिए, और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी। लेकिन जब हम इंसाफ की बात करते हैं और उस इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं तो एक बड़ा लंबा लोगों का इंतजार होता है। सरकार ने उसको मरहले को आसान करने की भी कोशिश की है। और जूही जी, एक चीज यहाँ पर और अहम हो जाती है, मीडिएशन, जिसको लेकर के एक कानून भी लाई सरकार। आखिर ये मीडिएशन क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, और इस पर कानून लाके सरकार ने जो हमारे जुडिशियल पूरा प्रोसीजर उसको कितना आसान करने की कोशिश की है? देखिए, मीडिएशन को हिंदी में हम कहते हैं मध्यस्थता। ये अपने आप में शब्द जो अपने आप सब कुछ बयान करता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है किसी भी पार्टी के बीच में तो वो मध्यस्थता से, समझौते से उसे निपटा सकता है, उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, और कोर्ट जाने के बाद भी उसमें सब मध्यस्थता हो सकती है। तो आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि मीडिएशन अपने आप में एक मैजिक की तरह काम करता है। एक ये वो मैजिक है जहां पे आप अपनी खुद की जजमेंट आप खुद लिख सकते हैं। दो व्यक्ति जिनके बीच में लड़ाई हुई पहुंचे कोर्ट में जाने के बाद 10 साल, 5 साल, 7 साल लड़ने से अच्छा है कि वो कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट अनेक्स जो मीडिएशंस हैं, मतलब हमारे कोर्ट के साथ लगी हुई मीडिएशन की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं वो भी मुफ्त, उसमें एक पैसा खर्च नहीं करना पार्टीज को, और बैठना है, मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी, मुफ्त में मीडिएशन में मिलेगी, जिसमें कि आप दोनों मुद्दों को दोनों पार्टीज अपने आप में सुलझा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये अपने आप में कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है। क्या अदालत के कहने पर मीडिएशन में जाएंगे या खुद भी मीडिएशन में जा सकते हैं? खुद भी हो सकता है। अब उसका भी प्रावधान इस मीडिएशन एक्ट से आया है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन में, जो ये कहती है कि अगर आपके बीच में कोई मुद्दा बढ़ रहा है और अगर आपको लगता है कि उसे कोर्ट ना जाके बैठ के समझौते की तरफ बात करी जाए, और हम अपने घर में बैठ के नहीं बात कर सकते, तुम्हारे घर में बैठ के नहीं बात कर सकते, तो कहां करें? तो ऐसे केसेस में कोर्टों ने कोर्ट में जाने से पहले भी प्री लिटिगेशन मीडिएशन बनाई हुई है, और इसका काफी तरह से अवेयरनेस भी करी जा रही है, जिससे कि लोगों को घर घर ये बताया जाए कि ये कोर्ट कचहरी नहीं है, ये एक सिर्फ मीडिएशन प्रोसेस है, एक सेटलमेंट है जो आपको उतना ही उस तरीके से ही आपके काम आएगा जैसे कोई कोर्ट की डिक्री होती है। मतलब आपने अपनी खुद की जजमेंट खुद लिख रहे हैं, तो ये अपने आप में, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप मुतमईन नहीं है, तो अदालत का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। मीडिएशन में रहते हुए आपने कितना कामयाब देखा है अभी तक? मैं कहूंगा अगर मीडिएशन को, सर मेरा खुद का सक्सेस रेट मैं ये कहूंगी मेरे 50 से 70% मैटर्स सेटल होते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मैटर्स को, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एक एग्जॉस्ट करने की एक सीमा है, कोई भी इंसान बहुत लंबे समय तक कोर्ट में नहीं लड़ सकता, वो लिटिगेशन फटीग जिसे हम वर्ड कहते हैं वो होते हैं। ऐसे केसेस में बहुत कोशिश रहती है और कोर्ट भी प्रयास करती है, हम वकील भी प्रयास यही करते हैं कि इनके बीच में एक बैठ के अच्छा समझौता हो जाए, जो कोर्ट की पूरा उतना ही उसका वो होगा सिग्निफिकेंस, उतनी ही उसकी वो होगी वैलिडिटी, लेकिन उसको और जल्दी हो सके और अपनी मर्जी का मन मुताबिक वो फैसला कर सके। यानी आपका तो रिजल्ट इसमें मीडिएशन में बहुत अच्छा रहा है। सरकार कानून लाई है इसीलिए ताकि देश के अंदर, और आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सबके लिए भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहे। अब एक और कानून बहुत महत्वपूर्ण था है तो वो विमेन रिजर्वेशन। लेकिन पहला सवाल जो है मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगा कि सर, हमारे देश में 75 साल का हमने अमृत महोत्सव मनाया, और उस अमृत महोत्सव के बाद वो वक्त भी आया कि जब महिला रिजर्वेशन बिल हमारे जो संसद है वहां से पास हुआ। कितना महत्वपूर्ण और कितना तारीखी रहा। समितियां बनती रहीं लेकिन कानून पास नहीं हो सका कभी भी।
मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपने एमिटी लॉ स्कूल की बात कहूँ तो हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं और मेजॉरिटी में वहाँ पर सभी वीमेन हैं, तो मुझे वीमेन एम्पावरमेंट लगता है। और इसके अलावा ये कि हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। वेरी रिसेंटली जब ये बिल पास होकर के आया, 128वां बिल था जिसमें वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई, वो पास हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इनको एम्पावरमेंट वीमेन के लिए पूरा का पूरा मिला। अच्छा, एक बात और देखने की है कि ये जो पास हुआ वो बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद में पास हुआ जी। ये करीब 3 दशक से कहानी चल रही थी। अगर हम पंचायती राज अधिनियम जब आया था, अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, तब देखते हैं तो तब से चलना शुरू हुआ था और करीब 4 टाइम इसको बिल को लाया गया, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। ये 1996 में भी लाया गया, 1998 में भी लाया गया, 1999 में भी और 2008 में भी लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार इसको पास हो गया और पास होने से 33% रिजर्वेशन जो कि रिप्रेजेंटेशन में मिल रहा है कि पार्लियामेंट में आकर के सभी पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है, जो डेमोक्रेसी की ये गारंटी होती है कि रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, सबकी से हो, सबका पार्टिसिपेशन हो, उसी तरह से ये जो रिजर्वेशन है 33% का, वो मुझे लगता है कि उसको ये पूरा करेगा। ये पूरा करेगा। लेकिन मैं देख रहा था जूही जी मुस्कुरा रही हैं, जूही जी से जानना चाहूंगा कि देश को आगे ले जाने में या देश के लिए अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, उसमें ये रिजर्वेशन का ये बिल कितना कामयाब, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जान रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आता है, कितनी बड़ी कामयाबी है खासतौर से महिलाओं के लिए? देखिए सर, ऐसा बिल्कुल कहा गया है कि किसी भी देश की अगर प्रगति देखनी है तो उस देश की औरतों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी ऐसी ही है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्ट पास हुआ है ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और हम सब औरतों के लिए ये एक अपने आप में एक बॉक्स है जो खुलता है, ये कहते हुए कि आप अब अपनी बात पार्लियामेंट तक सीधे रख सकते हैं, अब आपकी बात रखने वाला कोई है वहां पे। और जिस तरह से देखें, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और सबने पास किया, क्योंकि ये चीज वो खुद देख रहे हैं कि आज की डेट में अगर हमें विकास की तरफ बढ़ना है तो हमें जेंडर बायसनेस हटानी पड़ेगी और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने आप में ये आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर रहेगा। जैसा भी सर ने भी कहा कि हमारे स्कूल में, इनके स्कूल में वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी ये देख रहे हैं और ये हर वर्ग में है, हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं। और इस तरह का बिल देख के तो एक अपनी जो उन्होंने ठप्पा मारा इस चीज पे, तो ये अपने आप में बहुत आगे लेके जाएगा औरतों को भी और अपनी बात रखने के लिए, लॉ बनने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो एक औरत ही उठा सकती है, आई बिलीव। तो अगर उनको उठाने के लिए अगर आप औरतों का ही कोई राइट नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे होगा। और इस एक्ट ने वो चीज रखी है और ये एक अपने आप में सराहनीय बात है। इस सरकार के लिए कितनी बड़ी कामयाबी रही इस बिल को लेकर के आना? इस एक तरफ तो महिलाओं के लिए तो अच्छा ही रहा, लेकिन सरकार की कितनी बड़ी कामयाबी है? क्योंकि जैसे अभी अरविंद जी बता रहे थे कि 4 बार इसको टेबल किया गया लेकिन पास नहीं हो सका। तो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने कितना बड़ी इसमें कामयाबी हासिल की? सर बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जस्ट इसके एक्ट होते के बाद ही इसमें एक और डिबेट की चर्चा हुई, उसमें भी मैं शामिल थी। उसमें ये था कोटे के अंदर कोटा क्यों नहीं हुआ। मतलब लेडीज के रिजर्वेशन में भी अगर आप देखें तो अलग से जो आपके वुमेन कोटा है, जो ST SC, उनका भी इसमें शामिल करे। तो मुझे ये लगा कि ऐसे देखिए नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। बाहर लोग उसके लिए ये कहेंगे क्योंकि उनको बात बनानी है तो उस कोटे के अंदर कोटा लिया जाए, लेकिन ये अपने आप में हम वुमेन्स को अपने 4 भागों में नहीं बांट सकते। औरत मींस एक औरत, नारी अपने आप में वो सब, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। तो अगर इस तरह का इस तरह की चुनौतियों को पार करते हुए अगर इस सरकार ने ये करा है तो ये अपने आप में मैं तो कहूंगी कि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात थी। और आप सब, ना सिर्फ आपके लिए, पूरे देश के लिए इसकी खुशी की करें। बात रही। पूरे देश ने इस फैसले का जो है वो जमकर इस्तेमाल किया। अरविंद जी, एक कानून पिछले साल में एक और आया और सब जानते हैं, सिनेमा सब लोग उसको पसंद भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और हमने देखा कि एक सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया है उसके अंदर। ये क्या कानून ये रहा और इससे हमारे सिनेमा जगत पर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा? हाँ बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये आ रहा है कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिनेमाटोग्राफ एक्ट पे आने से पहले कि कानून बनाए गए, बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जो पहले बन जाने चाहिए थे लेकिन बड़े लंबे समय के बाद बनाए गए, और जिसमें से 3 जो कानून बनाए गए वो बहुत ही बड़े बड़े कानून हैं।
तो जैसा कि ये भी देखा जाता है, कोई चीज एकदम से परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन एक एफर्ट किया गया, कानून लाए गए, ये परफेक्शन में आएगी। उसी लाइन पर जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारी इश्यूज उसमें आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। किस तरह के इश्यूज जैसे पहली बात तो यह है कि जैसे जो एक बोर्ड होता है जो सर्टिफिकेट देता है फिल्म को दिखाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते थे कि इसको कैसे दे दिया कि एडल्ट के लिए कि यू के लिए है। अब इस कानून के जरिए से उन्होंने 3 कैटेगरी और भी ऐड कर दी गई हैं। तो 3 कैटेगरी UA 7+, 13+ एंड 16+। अब इन कैटेगरी यूज करने से और भी एक बात आ गई, और भी एक खुले हुए हो गए, और एग्जिबिट करने के लिए काफी स्वतंत्रता मिलेगी, और राइट भी एट द सेम टाइम मिलेंगे कि उनके राइट, कॉपीराइट और अदर राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। एक कम्युनिकेशन बिल और था, क्या वो भी इसी को ही रिलेट करता था या उसके लिए कोई अलग जरूरत महसूस की गई थी? देखिए, एक जो कम्युनिकेशन वाला जो बिल की आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक थोड़ी सी बात डिफरेंट तरीके से डील की जाती है। डिफरेंट तरीके से ये डील की जाती है, जैसा कि आप जानते हो कि पुराने जमाने में कबूतर चिट्ठी लेकर के जाता था, अब कबूतर नहीं, विद इन सेकेंड सारे मैसेज पास होते हैं जी। तमाम सारे मैसेज पास होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इमीडिएट मैसेज पास होते हैं, वीडियोज पास होते हैं, इमेजेस पास होती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून लेकर के आया गया है। लेकिन इसमें 2-3 बातें जो मुझे देखने को मिली हैं वो ये हैं कि इंटरनेट की सर्विस जो है, इंटरनेट फंडामेंटल राइट भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया है, तो इंटरनेट की सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि उनको काटने के लिए देखना पड़ेगा वही फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और जो मास लेवल पर जो मैसेजिंग होती है जिनसे कि सिक्योरिटी को भी खतरा होता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा होता है, तो इस कानून के तहत, अभी जो कानून बनाए गए उन कानून के तहत उनको रोकने का, उन्हें स्टॉप करने का सारे के सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन का अधिकार 19 आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज की बात करें तो वहां पर हमको सभी एक्सप्रेशन करने की बात होती है, बोलते हैं, ये हमारे अधिकार हैं। इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट बन गए, तो उसको रोके जाने वाले सरकार कल को हमें मास लेवल पर जाकर के मैसेजिंग नहीं करने देती है, इमेज नहीं भेजने देती है, वीडियोस नहीं भेजने देती है, तो हो सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। तो इस बात की केयर करने के लिए, इस बात सेफ गार्ड करने के लिए हम लोगों को सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। थोड़ी बात उसमें कही गई है क्योंकि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब कभी भी सरकार ये कम्युनिकेशन पर जाकर के हमला बोले या उसे रोके तो उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोपोर्शनेटली कम्युनिकेशन को रोकने से उसको सारी चीज इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है कि नहीं, तब वो उतना ही करे। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा उसने रोक दिया, सारे के सारे इंटरनेट उसने बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस में रखने की बात है कि एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी बने रहें और दूसरी तरफ नेशन को कोई सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी पर कोई भी हमला नहीं हो, सभी लोगों के बराबर देखा जाए तो वो देश के भले के लिए और तो जैसा कि मैंने कहा कानून काफी अहम है, लेकिन ये कानून आगे आएंगे और इन पर सारी चीजें आ भी रही हैं और अभी इसका रिजल्ट जो आने वाले वक्त में हमें और सामने देखने को मिलेगा। ये तो बात की हमने अभी तक कानून के बनने की, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा जूही जी के बहुत सारे कानून जो थे पुराने और जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था उनको खत्म किया गया। क्या वाकई उन इस तरह के जो कानून थे उनको खत्म किया जाना जरूरी था? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समय के साथ बदलेंगे नहीं तो उसके लिए दिक्कत ही है। कुछ कानून ऐसे हैं जो उस जमाने से चले आ रहे हैं जिनकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे 377 बता रहे हैं, या और भी कुछ सेक्शंस निकल आएंगे कि इसमें जो ये कहते हैं कि इनकी आज की डेट में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दृष्टिकोण से बनाए गए थे जो सरकार को प्यूनिटिव रखते हुए दिमाग में। तो उन सबको हटाते हुए ये अपने आप में एक ये चेंज है, एक रेवोल्यूशन है जो नए भारत की तरफ कदम उठाता है। नए भारत की तरफ। जी, इस पर एक ऐड करना चाहूंगा मैम की बात के लिए कि अगर हम ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को लेते हैं जी तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो मैकाले के द्वारा था उन्होंने एडल्ट्री को कभी आईपीसी में शामिल नहीं किया था। सेकंड लॉ कमीशन आया, जब उसने रिव्यू किया तो एडल्ट्री को उसमें शामिल कर लिया गया और आपने देखा कि उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है।
सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया और जाहिर सी बात है कि आज के कानून ने, पार्लियामेंट ने उसको शामिल नहीं किया है। तो हम भी वक्त के साथ हैं, कानून भी वक्त के साथ है और इसी तरह चलते रहना इसी तरह से चलते रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं फिर एक बार आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पर एक बार जरूर मैं बात करना चाहूंगा जूही जी, कि जब हम इन कानून की बात करते हैं, क्या वाकई अब लोगों के लिए जुर्म साबित करने के अंदर जो एक लंबा वक्त लगता था और विक्टिम जो है वो परेशान होता था जिसके साथ कुछ मामला हुआ है, क्या इन कानून से विक्टिम को या उस आदमी को जो बेचारा प्रभावित है उस घटना से, उसको फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसमें विक्टिम कंपनसेशन की भी बात करी गई है और ऐसे केसेस में जहां पे विक्टिम इधर से उधर भागता था, समय पे चीजें नहीं होती थी और तारीख पे तारीख मिलती थी, तो उन सब पे एक डंडा कसा गया है। एक ऐसी धाराएं बनाई गई हैं जिसमें आपको टाइमलाइन दिया गया कि इतने टाइमलाइन पे आपने जजमेंट पास करना ही करना है, आपने एफआईआर होने के बाद चार्जशीट फाइल होनी है। और कुछ ऐसे जो आपके जो जुवेनाइल केसेस हैं, जो 18, इसमें 18 साल से नीचे चाइल्ड बोला गया है, तो 18 साल से नीचे के जितने भी केसेस हैं जिनमें हीनियस क्राइम हुए हैं, तो उसमें इमीडिएट जो है स्टेप लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन लेने के लिए और लंबी सजा का भी प्रावधान किया गया है कि इसलिए कि ये जो है इन चीजों को नजरअंदाज ना करा जाए और ना ही ऐसी चीजों से ऐसे क्राइम बढ़े। तो ये अपने आप में एक नई सोच की तरफ रखती है कदम और साथ ही में उन विक्टिम्स को भी, अग्रीव जो लोग हैं हमारे जो केसेस कर रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो अगर आगे बात अपनी खड़ी करे तो उनकी बात पूरी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें, कई बार इंसान कोर्ट तक जाता ही नहीं, अगर उसके साथ कुछ ऐसा क्राइम होता है तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि जो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अरे अपनी बात को क्यों रखें, बात रखेंगे कुछ होगा नहीं, तो डेट पे डेट पड़ेगी, अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, इतने में हमारी क्या है बेइज्जती होगी, रेपुटेशन की हानि होगी, सच्चा इंसान चुप हो जाता है। लेकिन क्योंकि अगर इस तरह के अधिनियम आ रहे हैं तो ये अपने आप में उन लोगों के लिए है। मेरी आपके इस चैनल से मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि अब आप अपना न्याय बहुत जल्दी पा पाएंगे और इसको रखते हुए आपको अपनी बात को आगे रखना चाहिए और इसको अंदर दबाना नहीं चाहिए। यानी अगर हम जो जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं तो इन कवानीन के जरिए इस बात की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचे, हर व्यक्ति तक जो है वो आसान हो, अदालत का जो सिस्टम है कहीं वो उसको थकाए नहीं। एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं जूही जी, वो कौन सी दफात हैं जिनके अंदर अब तब्दीली आ गई है? लोग 302 मर्डर के मामले में जानते थे, अगर कोई चीट कर रहा है तो 420 में जानते थे। मैं चाहूंगा कि अब वो कौन सी दफात हैं जो बदल गई हैं, बहुत मुख्तसर अंदाज में, ताकि हमारे व्यूअर्स उन दफात के बारे में जान सकें कि अब वो धाराएं बदल चुकी हैं। देखिए, वो धाराएं बिल्कुल बदल चुकी हैं, अब नई धारा आ चुकी हैं। अब हम सबको उनको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि हम सब उन्हीं धाराओं को चलते हुए आ रहे थे। कोई भी था 302 जी पता है मर्डर है, 420 पता है चीटिंग है। अब धाराएं ये सारी बदल चुकी हैं। अब सेक्शन टोटल 358 रह गए हैं। पहले हमारे आईपीसी में सेक्शन 511 होते थे, इसको कम करके कुल 358 सेक्शंस बना दिए गए हैं और जिसमें कि पहले जो 2 सेक्शंस हैं उनमें सारी डेफिनेशन को बात करी गई कि जैसे क्या क्या इन शब्दों का क्या डिफाइन करा गया उनका करा है और उसके बाद क्राइम और पनिशमेंट्स की बात करी गई है। जो पहले आईपीसी में देखा जाता था कि पहले शुरुआत में ही हम जो सेक्शंस आते थे वो आज की डेट में हमारे देश में लागू नहीं होते हैं, ना ही उनकी जरूरत है। जैसा कि पहले भी हमने इस बारे में बात करी, उन्हें डिलीट कर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से अब चल रहा है और जो सेक्शंस आप बता रहे हैं वो सब अब हम हमारे लिए भी नया है, अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है इसकी, बट हाँ जो हमारे हाथ में अब हमने रखा है इसको हम सब पढ़ेंगे और हम सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अब हमें दोबारा से इसे लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और अब 2023 जो साल गया उसमें धाराएं बदल चुकी हैं, नई धारा के साथ सबको चलना होगा, नई धाराओं को समझना होगा, उनको जानना होगा। तो ये था 2023 का साल जिसने देश को दशा देने में बहुत सारे कानून पेश किए। उम्मीद है कि इन तमाम कवानीन से देश और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जहां कहीं रुकावटें थीं अदालती निजाम में उनमें सुधार आएगा और अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है तो वो आसानी से इंसाफ हासिल कर सके, उसके रास्ते को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। इन तमाम महत्वपूर्ण कानूनों पर आज हमने अपने एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू की, हमारे माहिरीन ने अपने तजुर्बे से उस पर रोशनी डाली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का, आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी जाना होगा कि आखिर 2023 का साल कानून के नजरिए
से, देश को आगे ले जाने के नजरिए से कितना अहम रहा, इस पर ही आज की हमारी पेशकश थी। उम्मीद है आपने इससे जरूर फायदा हासिल किया होगा। हम आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। अब फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।